आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को जग्गा हेड़ी टोल प्लाजा पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब किसान यूनियन तोमर से जुड़े कार्यकर्ताओं ने टोल कर्मियों पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस पूरे घटनाक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिनमें टोल प्लाजा पर हुड़दंग, हूटर बजाती गाड़ियां और अव्यवस्था साफ दिखाई दी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू की। यह घटना तितावी थाना क्षेत्र के मुजफ्फरनगर शामली स्टेट हाईवे पर स्थित जग्गा हेड़ी टोल प्लाजा की बताई जा रही है, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हो गए थे। हंगामे के दौरान कार्यकर्ताओं ने टोल कर्मियों से बहस की और कुछ समय के लिए टोल की एक लेन को फ्री कर दिया गया। इस दौरान किसान यूनियन तोमर के झंडे लगी कई गाड़ियां टोल से गुजरी, जिनमें सायरन और हूटर बजाए जा रहे थे। मौके पर शोर शराबा और अव्यवस्था का माहौल बन गया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान उच्च अधिकारियों ने लिया, जिसके बाद तितावी थाने में 18 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में हाईवे और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान से संबंधित बीएनएस की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि हंगामा करने वालों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले से हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर अलग से सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हूटर बजाकर हुड़दंग मचाने वाली 3 गाड़ियों को सीज कर दिया है, जबकि अन्य कई वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। जांच अब भी जारी है और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ लोग काफिले के रूप में गाड़ियों के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचकर सायरन और हूटर बजाते नजर आए। कुछ समय के लिए टोल फ्री किया गया और टोल कर्मियों के साथ बदतमीजी की गई, जो पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। तो वीडियो की जांच में कुछ लोग हिस्ट्री शीटर और आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भविष्य में सड़क पर हुड़दंग, नियमों का उल्लंघन या रास्ता बाधित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो कल सोशल मीडिया के संज्ञान से आई थी, जहां कुछ व्यक्ति हुड़दंग करते हुए कुछ गाड़ियों का काफिला बना के उसमें सायरन हूटर बजाते हुए जग्गा हेड़ी टोल जो थाना तितावी क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहां टोल पे कई गाड़ियां वहां पे गई, कुछ लोग गए और कुछ देर के लिए, बहुत ही कम देर के लिए चाहे था, पर उसको टोल फ्री करवा दिया गया। कुछ बदतमीजी भी वहां पे की गई, हुड़दंग किया गया। ये बिल्कुल जो है कानून विरुद्ध है। इसमें जब कुछ लोगों की वीडियो फुटेज से पहचान कराई गई तो इसमें कुछ लोग हिस्ट्री शीटर भी है, कई थानों के हिस्ट्री शीटर हैं, आपराधिक मामले के लोग हैं। इन सब के खिलाफ बहुत सख्त बीएनएस की, नेशनल हाईवे की, राष्ट्रीय संपत्ति जो नुकसान अधिनियम है, उनकी धाराओं में, बहुत सख्त धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। लगभग 18 लोग नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक वीडियो कल सोशल मीडिया के संज्ञान से आई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक तेल के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही कुछ ही मिनटों में लपटें तेज हो गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची लपटों और घने काले धुएं का गुबार दूर दूर तक आसमान में फैल गया, जिससे आसपास के इलाके में माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू में करने के लिए दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई फायर टेंडर लगातार घंटों तक आग बुझाने में लगे रहे। गोदाम में रखे काले तेल के कारण आग बार बार भड़क रही थी और काला तेल सड़कों पर बहता हुआ भी नजर आया। इससे हालात और ज्यादा गंभीर भी हो गए। दमकल कर्मियों ने पूरी सतर्कता के साथ आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। जिस स्थान पर यह गोदाम स्थित है वहां आसपास रिहायशी कॉलोनियां भी मौजूद हैं। इसी वजह से फायर ब्रिगेड ने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए अपनी पूरी ताकत आग बुझाने में झोंक दी। समय रहते किए गए प्रयासों की वजह से आग आसपास के मकानों तक नहीं पहुंच सकी और राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों का कहना था कि इस इलाके में काले तेल के 2 बड़े गोदाम बने हुए हैं, जिनमें हजारों से लेकर लाखों लीटर तक तेल जमा कर रखा जाता है। उनका आरोप था कि ऐसे खतरनाक गोदाम रिहायशी इलाके में बने होने से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और प्रशासन को पहले ही इस पर ध्यान देना चाहिए था। घटना की जानकारी देते हुए सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि 22 दिसंबर को शहर कोतवाली को सूचना मिली थी कि चरथावल रोड पर बुढ़ाना पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित एक तेल के गोदाम में आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 22 दिसंबर को थाना शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि चरथावल रोड पे बुधाना मोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र में एक तेल के गोदाम में आग लगी है। यहाँ मौके पे तुरंत फायर के ट्रक्स आए और लगातार कार्रवाई जारी है और आग बुझाई जा रही है।
आगे की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 22 दिसंबर को थाना शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि चरथावल रोड पे बुधाना मोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र में एक तेल के गोदाम में आग लगी है। यहाँ मौके पे तुरंत फायर के ट्रक्स आए और लगातार कार्रवाई जारी है और आग बुझाई जा रही है। आगे की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 22 दिसंबर को थाना शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि चरथावल रोड पे बुधाना मोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र में एक तेल के गोदाम में आग लगी है। यहाँ मौके पे तुरंत फायर के ट्रक्स आए और लगातार कार्रवाई जारी है और आग बुझाई जा रही है। आगे की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज उधर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मुद्दे पर कई राजनीतिक नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो नेता गजा पट्टी के मुद्दे पर संवेदना जताते नजर आते थे वो अब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुओं के मारे जाने पर ऐसे नेता बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मानो उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं की मौत पर ना तो उन्हें दुख होता है और ना ही कोई संवेदना, बल्कि वो इस पर मौन साध लेते हैं। साध्वी प्राची ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश की सीमा खोलकर वहां के पीड़ित हिंदुओं को भारत में सुरक्षित स्थान दिया जाए। उनका कहना था कि भारत को अपने हिंदू भाइयों और बहनों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें वापस हिंदुस्तान लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर देश की सीमा से बाहर भेजा जाना चाहिए। उनका आरोप था कि ये लोग भारत में ऐसे रह रहे हैं जैसे ये उनकी निजी संपत्ति हो, जबकि भारत हिंदुओं का देश है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि उनका बयान बिल्कुल सही और समय की मांग है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अगर एकजुट रहेगा तो ही सुरक्षित रह पाएगा। साध्वी प्राची का कहना था कि जहां जहां हिंदू बिखरे हुए हैं वहां उन्हें बांग्लादेश के हालात से सीख लेनी चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि वो हिंदू समाज की रक्षा और सुरक्षा करें। साध्वी प्राची ने दोहराया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार गंभीर चिंता का विषय है और इस पर चुप्पी साधना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित हिंदुओं को भारत लाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और देश की सुरक्षा व पहचान को बनाए रखने के लिए सख्त नीतियां लागू करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक पहचान से जुड़े कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है और गृह मंत्रालय व केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। साध्वी प्राची ने भरोसा जताया कि सरकार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में ठोस फैसले भी लिए जाएंगे। उनका कहना था कि हिंदू समाज को एकजुट रहना होगा क्योंकि एकता ही सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की है, बाबा हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा करो, आप ही मालिक हो। सोच है मुझे कि गाजा पट्टी में विधवा विलाप करने वाले नेता अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जैसे उन्होंने भांग का गोला खा के नशे में पड़े हो, हिंदुओं के मरने पर ये भांग का गोला खा के पड़ जाते हैं, ये बेसुध हो जाते हैं। इनको हिंदुओं के मरने पर की कोई तकलीफ नहीं, इनको कोई गम नहीं होता, इनको खुशी होती है। भारत की सरकार को बांग्लादेश के फाटक खोल करके उनके हिंदुओं को, वहाँ के हिंदुओं को हिंदुस्तान में लेकर आओ, यहाँ बसाओ। केंद्र सरकार से मैं निवेदन करती हूँ, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की है, बाबा हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा करो, आप ही मालिक हो। सोच है मुझे कि गाजा पट्टी में विधवा विलाप करने वाले नेता अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जैसे उन्होंने वहीं ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान के निम्राना में स्थित RIICO के जापानी इंडस्ट्रियल पार्क का अध्ययन दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व येइडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी RK सिंह ने किया। इस दौरे का मुख्य मकसद येइडा क्षेत्र में प्रस्तावित जापानी इंडस्ट्रियल सिटी के लिए अपनाए जा सकने वाले मॉडल, कार्यप्रणाली और बुनियादी ढांचे को नजदीक से समझना रहा। दौरे के दौरान येइडा और रिको के अधिकारियों के बीच विस्तृत बैठक भी हुई, जिसमें औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया, जोनिंग व्यवस्था और जापानी कंपनियों की जरूरत के अनुरूप विशेष अवसंरचना पर गहन चर्चा की गई। बैठक में यह भी विचार किया गया कि किस प्रकार जापानी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं और उनकी
लॉजिस्टिक्स तथा संचालन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने जापानी इंडस्ट्रियल पार्क का फील्ड विजिट कर वहां मौजूद सुविधाओं, सड़क नेटवर्क, यूटिलिटीज और औद्योगिक वातावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। अधिकारियों ने पार्क में काम कर रही जापानी कंपनियों के अनुभवों और उनके संचालन मॉडल की भी जानकारी ली। इस अवसर पर येडा के सीईओ आर.के. सिंह ने कहा कि निम्राना के जापानी इंडस्ट्रियल पार्क का यह अध्ययन येडा क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने में बेहद उपयोगी साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे निवेशकों को बेहतर परिवहन और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं मिल सकेंगी। तो ग्रेटर नोएडा का 0 पॉइंट मंगलवार को किसानों के गुस्से और पीड़ा का बड़ा केंद्र बन गया, जब भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आयोजित किसान महापंचायत में हजारों किसान एकजुट होकर पहुंचे। चारों तरफ किसानों की भारी भीड़ और सरकार व प्राधिकरण के खिलाफ गूंजते नारों ने साफ कर दिया कि अब किसान केवल आश्वासनों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। किसानों का कहना है कि वो अपने हक और अधिकार लेकर ही दम लेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर यह महापंचायत सिर्फ एक सभा नहीं थी, बल्कि किसानों के उस दर्द की आवाज़ थी जो वो दशकों से झेलते आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये संघर्ष केवल मुआवजे का नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व और पहचान का है, जिसे विकास की योजनाओं में नज़रअंदाज कर दिया गया। महापंचायत में किसानों की आबादी से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान, भूमि अधिग्रहण पर 64% बढ़ा हुआ मुआवजा, अधिग्रहित जमीन के बदले 10% विकसित भूमि देने, गांव में शहरी सुविधाओं के अनुरूप विकास और स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सरकारी व निजी परियोजनाओं में प्राथमिकता देने जैसी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। तो महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रशासन की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों की आबादी की सही परिभाषा को समझने को तैयार नहीं है। उनके अनुसार किसान का घर केवल 4 दीवारों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका घर जहां पशुपालन और रोजमर्रा की आजीविका चलती है, वो भी आबादी का अहम हिस्सा है। प्रशासन इन घरों को आबादी में शामिल नहीं कर रहा, जिससे किसानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने अरावली क्षेत्र को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से आने वाली रेतीली हवाओं को रोकने का प्राकृतिक कवच है। सरकार के 100 मीटर तक कटिंग के आदेश न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि किसानों की आजीविका पर भी सीधा असर डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसानों की जमीन लेकर बने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे जेवर एयरपोर्ट में स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदारी और अस्थायी रोजगार की व्यवस्था युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। महापंचायत में जेवर एयरपोर्ट परियोजना को लेकर किसानों का आक्रोश साफ नजर आया। किसानों ने कहा कि विस्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हुई हैं। कई परिवार आज भी न तो पूरा मुआवजा पा सके हैं और न ही उन्हें रहने के लिए उचित स्थान मिला है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से बातचीत की, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन और नई तारीखें ही मिली। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक होता है घर और घेर, भाई घर में मकान बनेंगे, घेर में मकान होता नहीं, वो आबादी वाले मसले हैं। खेती बाड़ी का मतलब है उसका बड़ा तो होगा, लेकिन उसमें छत नहीं होगी। वो पशु के लिए रहता है, भेड़ बकरियों के लिए रहता है, मुर्गी पालन का उस समय काम होता है, तो उसको ये आबादी नहीं मानते। तो आबादी निस्तारण का मामला है, ये 4-5 इशू है। यह सरकार लुटेरों की सरकार है, पूंजीवाद की सरकार है। इसने इस देश पे कब्जा कर लिया लुटेरों ने। फिर ये संघर्ष होगा ऐसे ही, जैसे अभी देखिए अरावली पहाड़, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसको ऑर्डर दे दिया कि भाई 100 मीटर से नीचे जो भी होगी वे सब कटिंग होगी उसकी। आप अगर देखोगे तो अरावली के पश्चिम साइड आपको रेत के टिब्बे मिलेंगे। वो रेत वो है जब राजस्थान से उड़काता है तो अरावली उसको रोकती है और हमारे इधर शुद्ध हवा भेजती है। एक तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों का जमावड़ा देखने को मिला और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी तीखा हमला बोलते हुए राकेश टिकैत नजर आए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो काफी समय से जो ग्रेटर नोएडा के किसान हैं 64% का मुआवजे के लिए, 10% का नोट के लिए, अपने अधिकार के लिए हमेशा ये धरना प्रदर्शन करता नजर आता है। होता है वो घेरा नजर आता है। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए, ये यमुना प्राधिकरण की बात की जाए,
जो जितना भी किसान है 64% का मुआवजा और 10% के प्लॉट के लिए हमेशा ही धरना प्रदर्शन करता नजर आता है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है काफी समय से 2010, 2015, 2020, 2025 लगातार 25 साल जिस तरीके से अपने हक के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। भट्टा कांड की बात करूं, ग्रेटर नोएडा के एक भट्टा कांड हुआ था 2010 में, जहां पर किसानों की और पुलिस की आपस में गोलियां चली थी, मुठभेड़ भी हुई थी, काफी किसान मारे गए थे, काफी छोटे जो कि जो पुलिस थी, पुलिस फोर्स थी या वहां पर तैनात थी, वहां पर गोलियां चली थी, फायर हुआ था। उसी के बाद ये 64% का मुआवजे की बातें चल रही थी और 10% के प्लॉट के लिए बात चल रही थी, लगातार फाइलें लगा रही थी। लेकिन जो यमुना प्राधिकरण के जो आला अधिकारी हैं, कई सालों से मलाईदार कुर्सी पर बैठकर मलाई खा रहे हैं। तो माना जाता है जिस तरीके से किसान हमेशा अपने, देखिए मैं आपको बता दूं, एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी कमाई है घर बनाने में लगा देता है, लेकिन ये जो आला अधिकारी होते हैं, जो अफसर होते हैं, कहीं ना कहीं वो उनको बहलाते फुसलाते हैं और उनकी फाइलों को इधर से उधर करते हैं। हर साल दावे किए जाते हैं, दावे वादे होते हैं, जो उनका कार्य है फाइलों पे तो उतरता है लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं उतरता है। जी साहिल। बिल्कुल अरबाज, और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में कल किसान नोएडा के 0 पॉइंट पर मौजूद रहे और हमने देखा कि कितनी बड़ा एक हुजूम कल इकट्ठा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर ये अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन वो लोग करने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए आने वाले समय में अगर किसानों की मांगों को नहीं मानता है प्रशासन, तो मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि एक बड़ा हुजूम कल क्या बोलते हैं 0 पॉइंट पर इकट्ठा हुआ नजर आया था। और ऐसे में ये माना जा सकता है कि अगर किसानों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आएंगे। अगर किसानों की बात आती है तो सबसे पहले किसानों के जो समर्थन करने आते हैं वो होते हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत कल 0 पॉइंट पर पहुंचे, जहां पर हजारों की संख्या तादाद में जो किसान है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे। और इससे पहले भी कई बार मैं आपको बता दूं साहिल, 0 पॉइंट पर किसानों का धरना प्रदर्शन चलता रहा है 64% के मुआवजे के लिए, 10% के प्लॉट के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो आला अधिकारी हैं, जो अफसर हैं या जो पुलिसकर्मी है, वो आते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं, उनको समझाते हैं कि हम आगे बात करेंगे, आगे से बातें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको परेशानी दी जाती है, वो हर बार आते हैं, यमुना अथॉरिटी को घेरे नजर आते हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को घेरे नजर आते हैं, सड़कों का घेराव करते नजर आते हैं। लेकिन कल उन्होंने 0 पॉइंट का घेराव किया, वहां पर हजारों की संख्या में तादाद में किसान वहां पर मौजूद थे, वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया, फोर्स को तैनात किया गया। और राकेश टिकैत वहां पहुंचे, राकेश टिकैत जब वहां पहुंचे, राकेश टिकैत ने साफ तौर पर बयान दिया कि अगर जिस तरीके से अगर जो भी किसानों की समस्या है, 64% का मुआवजा हो या 10% का प्लॉट हो, अगर उनकी जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द निरस्त नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगा। जी साहिल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने जिस तरीके से अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसको लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए नेचुरल बना हुआ एक सुरक्षा कवच है, और जिस तरीके से सरकार ने जो फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं रोजगार पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो उसको लेकर भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए राकेश टिकैत नजर आए। देखिए, राकेश टिकैत ने साफ तौर पर बयान दिया है कि जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में लोग हैं जो काम पर जाते हैं, सुबह से काम पर जाते हैं, शाम को आते हैं, उनका भी जिक्र किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत अभी के किसान नेताओं में सबसे बड़े हैं, क्योंकि अभी 4 साल पहले जो भी धरना प्रदर्शन चिल्ला बॉर्डर पर चल रहे थे या दिल्ली में बॉर्डर पर चल रहे थे, कहीं ना कहीं सबसे बड़े एक किसान नेता उभर के जो आए थे वो राकेश टिकैत थे। राकेश टिकैत कल 0 पॉइंट पर पहुंचे, जहां पर पहले से ही ग्रेटर नोएडा के किसान थे। मैं कासना की बात करूं, दनकौर की बात करूं, मैं दोवर की बात करूं, जो भी किसान है जिनका 64% का मुआवजा 10% का प्लॉट के लिए है, क्योंकि कई साल साहिल गुजर चुका है, अभी तक ना ही उनको 64% मिला है और ना ही उनको 10% का जो भी उनका प्लॉट है वो मिल पाया है। फाइलें जा रही हैं, आ रही हैं, लेकिन उन पर कोई भी जो जमीनी स्तर पर कार्य होना चाहिए, उतरना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसी चीज को लेकर हजारों की संख्या में कल 0 पॉइंट पर किसान पहुंचा था। वहां पर जो भी किसान, कई संगठन, जो किसानों के कई संगठन थे वो वहां पर मौजूद थे। और बात की जाए राकेश टिकैत की, राकेश टिकैत वहां पर आए और उन्होंने खुले बयान दिया है कि अगर जल्द से जल्द जो भी किसानों की समस्या है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जल्द से जल्द नहीं सुलझाई गई तो एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जी चलिए अरबाज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों का जमावड़ा देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने 0 पॉइंट पर एकत्रित होकर वार्तालाप किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करता है तो फिर वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
वहीं नोएडा को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान के तहत नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्ती दिखाई है। प्राधिकरण की टीम ने सेक्टर 8 स्थित KIC फूड प्रोडक्ट्स पर छापा मारकर वहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद किया। कार्रवाई के दौरान करीब 300 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया, जिसे नियमों के अनुसार नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा सेक्टर 4 में स्थित ब्लिंक कॉमर्स नामक प्रतिष्ठान पर भी जांच की गई, जहां प्लास्टिक के उपयोग में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर 11 समेत आसपास के इलाकों की दुकानों से लगातार प्लास्टिक उपयोग की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह अभियान तेज किया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है और भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण ने साफ किया कि स्वच्छ और पर्यावरण सुरक्षित नोएडा के लक्ष्य को लेकर यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वहीं नोएडा में स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है, जिससे पूरा शहर प्रदूषण की गिरफ्त में नजर आ रहा है। हवा में घुले प्रदूषक कणों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और वायु गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आज नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। स्मॉग के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय हालात और ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं, जहां दूर तक देख पाना मुश्किल हो रहा है। इसके चलते दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, सिर दर्द और गले में खराश जैसी समस्याओं की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अस्पतालों और क्लिनिकों में ऐसे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग ने अपील की है कि ऐसे लोग बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें और खुद को प्रदूषण से बचाने के लिए आवश्यक सतर्कता भी बरतें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, नोएडा की अगर बात करें तो धुंध की एक मोटी परत सुबह और शाम लगातार देखने को मिल रही है। प्रदूषक कणों की अगर हम बात करें तो लगातार हवा में घुलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी हवा की जो गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा खराब श्रेणी में यहाँ पर दर्ज की जा रही है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के एनसीआर की बात की जाए तो लगातार जो प्रदूषण का कहर है वो बना हुआ है। वहीं बात की जाए ठंड ने और कोहरे ने दस्तक दी है। सुबह शाम जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है, लगातार 4-5 बजे से ही शाम को कोहरा दिखने लगता है। सुबह की बात की जाए तो सुबह चारों तरफ कोहरा था, और लेकिन उसके बाद आज थोड़ी धूप निकली है, जिसके बाद जो प्रदूषण में जो कोहरे में और ठंड में थोड़ी मुनाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मामला माना जा सकता है कि जो प्रदूषण है वो लगातार बना हुआ है। नोएडा के सेक्टर 125 की बात की जाए, सेक्टर 101 की बात की जाए या सेक्टर 62, सेक्टर 63 की बात की जाए, नॉलेज पार्क के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क की बात की जाए, तो लगातार प्रदूषण बना हुआ है। और सबसे ज्यादा जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो बुजुर्गों को, महिलाओं को और जो गर्भवती महिलाएं उनको करना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या हॉस्पिटलों में बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और सबसे ज्यादा जो मरीज बढ़ रहे हैं उनको, जिनको सांसों की दिक्कत है, उनका सबसे ज्यादा मरीज है। जी बिल्कुल अरबाज, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम व्यापक कदम उठाने के बावजूद भी स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कारक है वो है मौसम, और मौसम फिलहाल बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी फिलहाल बारिश होने के संकेत यहाँ पर नहीं दिए हैं। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की ही अपील की जा रही है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर बता दिया है कि कहीं ना कहीं अभी 4-5 दिन लगातार ऐसे ही जो कोहरा है वो बना रहेगा, जिस तरीके से जो धुंध है वो बनी रहेगी। और हाँ, उसके बाद मौसम विभाग ने जानकारी दी है, उसके बाद शीतल लहर जो है, बारिश का मामला हो सकती है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बारिश के बाद ही जो प्रदूषण है, तो प्रदूषण के कण जो हवा में फैल रहे हैं और हवा के जरिए सांस लेने के जरिए हमारे अंदर जा रहे हैं, तो माना जा सकता है कि बारिश के बाद ही ये हम लोगों को, जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनको सुकून मिलेगा। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तार देखने को मिल रहा है कि नोएडा में स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है, प्रदूषण के कण हवा में मौजूद हैं, और यही वजह है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जहरीली हवा बेहद प्राण घातक साबित हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।